हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, तो मैंने सोचा सभी लोगों को इस पर एक वीडियो बना देता हूं। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए सारे जो जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं मुझसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपके आंसर रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे पूछा एक भाई ने, भाई वीज़ा आने के बाद कितने दिन में क्रोशिया आना पड़ेगा। तो ये चीज़ इन्होंने पूछी है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में बनाऊंगा, और किसी एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि इसका रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बात हुई जिन जिन लड़कों के वीज़ा रिवोक हुए हैं, किसी के वीज़ा, इन बंदों को वहाँ से भेज दिया, इन लोगों को इधर क्रोशिया क्या बोलते हैं, इधर जाने के बाद एयरपोर्ट से इनको वापस भेजा गया। तो इस पे मैंने फिर काफ़ी कॉल किया बंदों ने मुझे कि हमारा ये हो गया, तो उनसे रीज़न वगैरह पता किया। तो उन बंदों ने फिर मुझे आज इसमें पूरा सारा चीज़ क्लियर करके बताया कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों, इसके रीज़न तो हम लोगों को पहले पता नहीं थे, लेकिन इसके बाद अब हम लोगों ने सारी चीज़ें पता करी हैं कैसे क्या हुआ है। तो इनका क्या हुआ कि सबसे पहले जब इन लोगों ने किसी एजेंट से अप्लाई किया था, तो वो बंदा एजेंट से भी अप्लाई किया था कई लोगों ने, और कई लोगों ने डायरेक्ट क्रोशिया में जो बंदे वहाँ पर रह रहे हैं उनके थ्रू अप्लाई करा। तो उन्होंने क्या करा कि जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी में वैकेंसी खाली थी। तो इन बंदों ने क्या करा कि इसमें तो इन बंदों ने क्या करा, जो इनके साथ के वहाँ पर जॉब कर रहे थे क्रोशिया में जिस कंपनी में, तो उन्होंने अपने ही जिस ओनर के यहाँ काम करते थे वहाँ पर इन लोगों ने इनके परमिट करवा कि वैकेंसी खाली है इंडिया में कॉल करके। तो इन लोगों ने इनके वहाँ से परमिट वगैरह निकलवाए, डॉक्यूमेंट वगैरह लिए इन बंदों के। तो इनका परमिट वगैरह निकलवा के इन्होंने फिर सबमिशन वगैरह करवाई उधर से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर जिस ओनर के यहाँ इनके फ्रेंड जो लोग थे क्रोशिया में जहाँ काम कर रहे थे, तो उन बंदों ने वहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे, इनकी क्या हुआ, इनकी वहाँ कुछ लड़ाई या जो भी कुछ इनसे जो इनके एम्प्लॉयर थे उनसे बहस हो गई या जो भी रहा, उनसे झगड़ा हो गया, तो इन्होंने वहाँ से वो कंपनी छोड़ दी। तो यहाँ पर उस दौरान इन बंदों का सबमिशन हो चुका था झगड़ा होने से पहले, और इनका वीज़ा आ चुका था। तो ये बेचारे फिर यहाँ से इन्होंने पेमेंट वगैरह सारा सब कुछ अपना कर दिया। जैसे ही ये बंदे वहाँ पर पहुँचे, एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो उससे एक दो दिन पहले जो इनके फ्रेंड थे वहाँ पर जिन्होंने इनका काम करवाया उस कंपनी से, तो उस कंपनी से या उस एम्प्लॉयर के यहाँ इन्होंने झगड़ा करके वो छोड़ दिया, और इन्होंने बताया नहीं अपने फ्रेंड लोगों को। तो उस गुस्से के मारे उस जो एम्प्लॉयर था उसने क्या करा, इन जिन लोगों का वीज़ा लगा था उन बंदों का परमिट कैंसिल करवा दिया उन्होंने। तो जैसे ही वो बेचारे एयरपोर्ट पर पहुँचे, इन लोगों ने तो सारा अपना पेमेंट वगैरह सब क्लियर कर रखा था। तो जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे, इमिग्रेशन हुआ, तो परमिट वगैरह चेक हुआ, तो वो तो परमिट इनका कैंसिल निकला। फिर इन बंदों को वहाँ से वापस भेज दिया गया। एक तो ये रीज़न था। तो ऐसे ही जो उसके अलावा भी दो तीन बंदों के और भी वीज़ा वहाँ से रिवोक वगैरह हुए हैं। तो उसमें भी यही कंडीशन हो सकती है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनके एम्प्लॉयर के जो इनके रिलेशन हैं वो आपस में कैसे सही रहें। तो इन बंदों के रिलेशन आपस में सही नहीं थे, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इन बेचारों को भुगतना पड़ा। सारी चीज़ इनके वीज़ा लगने के बाद, पहुंचने के बाद भी ये लोग वापस आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो वीज़ा का टाइम लगभग वीज़ा लगने के बाद 40-45 दिन का रहता है, मगर फिर भी क्या है कि अब कहाँ पीछे क्या चीज़ हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने ये बोला कि भाई चलो आप लोगों को टाइम से निकल जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है जब आपका वीज़ा लगता है। तो एक तो रीज़न इसका ये है फ्रेंड्स। तो उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, सर क्रोशिया का कॉन्टैक्ट लेटर कितने दिन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जो एम्प्लॉयर हैं, ये जो एजेंट आपका है, अगर आप उसके पास वैकेंसी होगी तो ऑफ़र लेटर तो आपको 1 वीक में भी दे सकता है वो। अगर जैसे सीवी और इस बेस पर सिलेक्शन होती है, सीवी बेस पर सिलेक्शन होती है, तो आपका 1 वीक में आपका आराम से आपको ऑफ़र लेटर मिल जाना चाहिए। हाँ, अगर जैसे और डिलीवरी बॉय हो गया और स्किल्ड वगैरह में है आपका, तो इसमें अगर इंटरव्यू होती है, तो आज अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपको करीब इंटरव्यू वगैरह होती है, 2-3 दिन में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद इंटरव्यू जब आपकी हो जाती है, इंटरव्यू होने के करीब 3-4 दिन के अंदर में आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है। उसके बाद सबमिशन होता है। तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भाई 3-3 महीना हो गया, हमें ऑफ़र लेटर ही नहीं मिला है अभी तक। तो दूसरा क्वेश्चन है, वीएफएस में सबमिशन के लिए पीसीसी वैलिड चाहिए क्या। तो सबमिशन करवाने के लिए आपको पीसीसी वैलिड चाहिए होगी, और वो भी विद अपोस्टाइल होनी चाहिए। अगर आपकी पीसीसी वैलिड नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, आपका सबमिशन करवाएंगे नहीं, वीज़ा आपका वहाँ वीएफएस वाले सबमिशन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, तो इसीलिए वैलिड पीसीसी लेकर के ही जाएं वहाँ पर।
और एक भाई ने भेजा है मेरा 7 मंथ्स हुआ है अप्लाई किया हुआ एंड अभी 40 to 45 डेज हुआ है सबमिट स्लिप आए हुए हैं, अभी तक परमिट नहीं आया। अब उसका 7 महीने से अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी 40 दिन पहले उसका सबमिशन कराया है, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा क्योंकि 40 दिन हुए, तो आप ये मान के चलो 3 महीना 45 महीना 90 दिन करीब आपको लगेगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा और 40 दिन करीब। तो उसके बाद एक फ्रेंड है हमारे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया क्रोशिया में कब तक हॉलीडे रहता है और किस मंथ में, क्या कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि मैं एजेंसी में पीसीसी सबमिशन किया हूँ कुछ दिन हो रहे हैं। तो इनको मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा, और पर काम तो होते ही हैं वहाँ पर, और क्या बोलते हैं हॉलीडे वगैरह इनके लगभग क्लियर हो चुके हैं, तो आपका काम आने वाले टाइम में जल्दी ही आपका हो जाएगा। और उसके बाद एक भाई ने लिखा है कि भाई मैं क्रोशिया वर्क परमिट के लिए वेट कर रहा हूँ, मुझे एक डाउट है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग अपोस्टाइल है या कोई भी चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए आपको अलग अलग पीसी चाहिए होती है, हर जगह के लिए अलग कंट्री के लिए अलग पीसी आपको चाहिए होगी, और अपोस्टाइल आपको एक ही जगह से करानी पड़ेगी। वो आपके यहाँ पर जैसे दिल्ली वगैरह में होती है या फिर आपका पंजाब वगैरह इधर रहेगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आपका पीसीसी अपोस्टाइल करवानी पड़ेगी आपको। और एक भाई है, इन्होंने क्वेश्चन किया है मैंने 26 अप्रैल को आवेदन किया था और मुझे 26 जुलाई को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया, यह किस कारण से किया कहता है और वर्क परमिट समाप्त हो गया। मुझे दिया गया वर्क परमिट 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक था और मैंने सही ढंग से पंजीकरण किया था, लेकिन दूतावास ने कहा कि यह सही था, तो 90 दिन। फिर मैंने देखा कि वर्क परमिट अवधि समाप्त हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए भाई। तो इसमें दोस्त इनका ये है कि जब इन्होंने वीएफएस में अप्लाई किया था तो उस टाइम पर इन लोगों का ये वर्क परमिट की जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके बाद इन्होंने फिर भी सबमिशन करा दिया है। तो अब आपका परमिट ही अगर आपका वैलिड नहीं रहेगा तो वो लोग चेक करने के लिए क्या भेजेंगे, क्योंकि वैलिडिटी तो आपकी ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए आपको इसमें तो वीज़ा आपका कैंसिल तो होना ही था, क्योंकि आपको वर्क परमिट आपका वैलिड नहीं था, तो इसीलिए आपको पूरी प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एक भाई ने लिखा है ब्रदर प्लीज़ ट्राई टू फाइंड रियल रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सॉल्यूशन एज वेल। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आपका जो क्वेश्चन है ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, अगर आप सुन रहे होंगे तो आप देख लेना कि किस वजह से इन लोगों को रिवोक किया जा रहा है। तो और एक भाई ने लिखा है भाई हम 3 लोग ने सेम डेट की ही दिन 20 अप्रैल को डॉक्यूमेंट सबमिट किया था करवाए थे और 2 लोगों के वीज़ा आ गए, पर मेरा अभी तक वीज़ा नहीं आया, मेरा वर्क परमिट 31 को एक्सपायर हो जाना है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि अगर आपने जब सबमिशन कराई है तो उस टाइम पर तक अगर वीज़ा आपका वैलिड है, ये सॉरी वर्क परमिट आपका वैलिड है, तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक भाई ने लिखा है भाई क्रोशिया द ऑफ़र लेटर कितने दिन में आता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफ़र लेटर ये भी मैंने बता ही दिया आपको, 1 वीक में आपका आ जाना चाहिए। और एक भाई ने लिखा है हेलो सर क्रोशिया ड्राइवरिंग लाइसेंस है, अगर पुर्तगाल मूव हो जाएं और डीएल 10 साल तक वैलिड रहेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लाइसेंस है भी इधर तो आपको वहाँ नया बनाना पड़ेगा पुर्तगाल में जाकर के, और वैसे भी जब आपको टीआरसी जब तक टीआरसी नहीं मिलेगी तो आपको वहाँ पर ये आपको गाड़ी वगैरह चलाने के लिए नहीं मिलेगा। एक टेम्परेरी हाँ आपको एक घिया बोलते हैं उधर लाइसेंस को, तो वो आपको मिलेगा, वो अपने जैसे किसी यार दोस्त या फ्रेंड की वो आप हल्का फुल्का चलाने के लिए कर सकते हैं। मगर अगर कॉमर्शियली आप वैसे यूज करेंगे तो जब तक आप टीआरसी नहीं मिलेगी आपको तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, और नहीं आप वहाँ पर लाइसेंस अप्लाई भी नहीं कर सकते जब तक टीआरसी आपकी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो में ले ली, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, और बाकी और चीज़ें और भी क्वेश्चन है वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में कि वीज़ा क्यों रिवोक हो रहा है या फिर क्यों वहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए करके। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने अपने सभी लोगों से क्लियर करी जिन जिन के वीज़ा रिवोक हुए हैं और जिनको वापस इंडिया भेजा गया, तो उन लोगों से बात हुई तो मैंने कहा चलो मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, तो क्या रीज़न था। तो यही दोस्तों मेन रीज़न था